वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस मंत्र बाय जे मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे कृषि भूमि खरीदने से पहले कौन से अति आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको देखा जाना बहुत जरूरी है। आजकल देखिए लोगों का रुझान कृषि की तरफ फिर गया है। कुछ लोग कृषि करने के लिए फार्म हाउस इत्यादि एस्टेब्लिश करने के लिए, और कुछ लोग सिर्फ इस पर्पज के लिए कि कृषि भूमि खरीद करके उसको फिर आगे बेच दे, या कहीं कोई ऐसा जोन आइडेंटिफाई है, डिमांडिंग जोन है, जहां पर वो एक्वायर हो जाएगी, कोई इंडस्ट्रियल सेटअप होगा और उसको बेच करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। तो कोई ऐसा काम नहीं है कि इसमें लॉस होता है, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि अगर आप उनको वेरीफाई नहीं करेंगे या कराएंगे एडवोकेट से तो आप बड़े धोखे में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जमाबंदी, गिरदावरी, फर्द, ऑनरशिप, टाइटल ऑफ लैंड, किसका कौन मालिक कौन है, गांव का नक्शा मैप, लीगल सर्च रिपोर्ट एडवोकेट तैयार करता है, और म्यूटेशन इंतकाल दाखिल खारिज बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको ये म्यूटेशन की कॉपी नहीं मिलती है तो ये सारा काम बेकार हो जाएगा। इसलिए म्यूटेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा डिटेल एक एक की। और लास्ट में स्पॉट वेरिफिकेशन, मेजरमेंट, बाउंड्री ये कराना एग्रीकल्चर भूमि की। तो आइए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जमाबंदी, गिरदावरी, फर्द, ये क्या होती है। देखिए जमाबंदी में क्या होता है कि खेवट होती है। खेवट क्या होता है, ओनरशिप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली की एक खेवट नंबर दे दी, तो ये देखना है कि सिंगल है या शामलात है। सिंगल होती है एक अलग से जिसकी खेवट है, और शामलात है सबकी इकट्ठी ज्वाइंटली। तो ये खेवट देखनी है। देखिए ज्वाइंटली भूमि में खरीदने में, भूमि तो खरीदी जाती है, उसका शेयर आ जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे उस भूमि के साथ साथ रोड निकल गया तो दूसरे जो उसके भाई हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये इस भूमि की प्राइस ज्यादा है, तो वो फिर डिस्प्यूट हो जाता है, कहते हैं आपको उतनी जमीन पीछे देंगे। इसलिए बेस्ट ये है कि सिंगल अलग खेवट किसी की है, स्पेशल अलग से है, तो उसको प्रेफर की जाए खेवट। तो खेवट मैंने बताया कि खेवट क्या है, ओनरशिप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, कई फैमिली की सामूहिक खेवट नंबर 1 दिया जाता है जमाबंदी गिरदावरी में। ये जमाबंदी गिरदावरी ये महाराष्ट्र वगैरह में इसका दूसरा नाम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये चलता है जमाबंदी और गिरदावरी। तो जब भी कोई जमीन खरीदें जमाबंदी और गिरदावरी की कॉपी लेटेस्ट निकलवा लें। अब एक खतौनी नंबर होता है। खतौनी क्या होता है, ये एक तरह का अकाउंट नंबर है। हर ओनर को अकाउंट नंबर दिया जाता है, इसको अकाउंट नंबर भी कह सकते हैं, अकाउंट नंबर ये दिया जाता है। तो ये खतौनी है, खाता नंबर कह सकते हैं। कल्टीवेटर कौन है कि उसको जोतने वाला है, क्या क्रॉप है और कौन उसका कल्टीवेटर है। ये महाराष्ट्र में इसका एक 8A होता है, और नॉर्थ में ये कल्टीवेटर बोलते हैं। 8A ये महाराष्ट्र के लिए है। तो इसमें कौन फसल, किसने फसल लगाई है, क्या फसल है। खसरा नंबर, ये जैसे शहर सिटी में प्लॉट नंबर होता है, उसी तरह एग्रीकल्चर लैंड में उसको खसरा नंबर बोलते हैं। ये एक तरह का प्लॉट नंबर कह सकते हैं। अब रकबा, टाइप ऑफ लैंड, ये जमाबंदी में ये डिटेल होती है कि कितना रकबा है, कितना उसका लैंड है। तो ये मेनली कनाल मरला में मिलेगा या हेक्टेयर में भी मिल जाता है। तो रकबा और टाइप ऑफ लैंड, जमीन की क्या टाइप है, सॉइल मिट्टी के हिसाब से उसमें क्या फसल उगाई जाती है, इरिगेशन क्या है, कोई रिवर है, पंप सेट लगाए जाते हैं, या कैसे सिंचाई होती है, ये इसमें। फिर इसका एक रिमार्क्स कॉलम आता है, उसमें क्या होता है कि महाराष्ट्र की बात करें तो 7/12 नेम ऑफ ओनर, कौन उसका ओनर है, ये 7/12 में पता लगेगा। यहाँ पर ये मैंने बताया
जमाबंदी में पता लग जाएगा। लोन या रहन, आड़ रहन, कोई लोन ले रखा है, ये रिमार्क्स कॉलम में मिलेगा। और सेल डीड नंबर एंड डेट, ये सारा जमाबंदी गिरदावरी, तो इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। फिर ओनरशिप, टाइटल ऑफ लैंड, ये बहुत जरूरी है। जमीन किसी की बेच कोई रहा है, खरीद कोई रहा है, तो ये डिस्प्यूट का कारण बनता है और नुकसान का कारण होता है, बड़ी हानि होती है। तो ओनरशिप, टाइटल, सेल डीड से इसका सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, तो कैसे वो ट्रांसफर होके आई है वो। सेलर्स राइट टू सेल, सेलर का राइट है, उसका आईडी प्रूफ में उसका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये देखना चाहिए। और उसको राइट है, ऐसा तो नहीं है कि वो जमीन दो के नाम है, अकेला उसको बेच रहा है वो, या उसकी जमीन है ही नहीं, कोई पीड़ित भूमि है और उसने उसको बेचना का विचार बना लिया और बेच के वो चला गया, तो वो परचेजर को लॉस हो जाएगा। फिर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल है या सेल्फ एक्वायर्ड है। एंसेस्ट्रल मैंने बताई थी, जो पुश्तैनी भूमि, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती है और उसका जो राइट ऑफ ओनरशिप है वो बाय बर्थ होता है। अगर उसमें एक व्यक्ति भी छूट गया किसी तरह, सेलर ना बनाया या बना, तो वो जो लीगल डीड नहीं बनेगी और वो इलीगल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। प्रीवियस, उससे पहले की रजिस्ट्री, उसका मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ लैंड, वो कैसे ट्रांसफर होकर के आई, किस माध्यम से आई, सेल डीड से, गिफ्ट डीड से, किसी और माध्यम से आई, तो ये ओनरशिप टाइटल ऑफ लैंड, इसका ओनरशिप का आपको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि ओनरशिप का क्या यही है। एक बार जो ओरिजिनल सेल डीड है या गिफ्ट डीड है, जो भी है, तो एक बार उसको अपनी नज़रों से देख लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपने उसकी कॉपी देख ली, क्योंकि देखिए ओरिजिनल डीड कोई देगा नहीं शुरू में, लेकिन एक बार उसको कहिए कि एक बार मुझे वैसे दिखा दो मैं, और उसको देख के ये पता होना चाहिए, इंश्योर कीजिए कि उसके पास सेल डीड है। लास्ट में वो कहे सेल एग्रीमेंट बनने के बाद और वो 10% मेनली पैसा चला जाता है टोटल कॉस्ट का सेल एग्रीमेंट के टाइम, तो वो मार में ना जाए। तो ये है ओनरशिप टाइटल डीड। फिर गांव का एक नक्शा होता है, हर गांव का एक नक्शा होता है, सजरा भी बोलते हैं, उसमें सारा रकबा, डिटेल एटसेट्रा सब कुछ होता है। उसमें आप देखिए कि थ्रू पटवारी, ये पटवारी के थ्रू मिलेगा। सजरा देखिए, लोकेशन क्या है उसको वेरीफाई, वेदर देयर इज एनी एनक्रोचमेंट, कोई उसमें किसी ने इलीगल कब्जा तो नहीं किया, वहाँ जमीन पूरी नहीं है, दबी हुई है, किसी कारण भी हो सकती है, और कोई डिस्प्यूट है। वे टू गो टू फील्ड इजी और डिफिकल्ट, खेत में जाने के लिए रास्ता इजी है या डिफिकल्ट है। ऐसा तो नहीं है कि जमीन को बांटते समय एक पारिवारिक पुश्तैनी भूमि को बांटा, रास्ता छोड़ा ही नहीं गया, तो ये बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए गांव का नक्शा पटवारी से देख लेना चाहिए। फिर लीगल सर्च रिपोर्ट, ये क्या होती है? देखिए एडवोकेट कुछ फीस लेगा, 4-5 हज़ार के आसपास होती है, तो वो एक लीगल कम सर्च रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट में 12 साल का रिकॉर्ड या उससे ज़्यादा का वो रिकॉर्ड बताएगा कि जो ये ज़मीन है फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस है, इस पर कोई ड्यूज नहीं है, ये कहीं किसी कारण इसमें कोई अड़चन नहीं है, वो सारा कुछ लिखेगा। लोन की कोई पेंडेंसी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट रूल इन केस ऑफ परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल नहीं है जो रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है। जैसे आपका कर्नाटका में है, वहाँ पर एग्रीकल्चर भूमि एग्रीकल्चरिस्ट ही खरीद सकता है, और एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन मैंने पिछले उसमें बताई थी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसान हो और नॉन जो इनकम है उसकी एनुअल वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो, तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना हो। या किसी आदिवासी की ज़मीन है वो खरीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्टेट का रूल है कि कोई भी आदिवासी की ज़मीन जनरल कैटेगरी वाला नहीं खरीद सकता, आदिवासी की सेल परचेज आदिवासी ही करेंगे। तो ये लीगल सर्च रिपोर्ट एडवोकेट तैयार करेगा, उसको फीस देनी चाहिए। और एक उसके साथ लेटेस्ट जो सेल डीड है जो भी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल जाती है 100-200 रुपये में। वो कंफर्म करेगी कि ये जो सेल डीड है
सेल डीड ओनरशिप, ये ठीक है, गलत नहीं है। तो और वो जो एडवोकेट है नन इनकम्बरेंस देंगे वेल के, और कोई ड्यूज नहीं है ये सारा, और स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स वो मैंने बताया। जमीन जो जिसकी खरीद हो नहीं सकती, तो अगर होगी तो वो मैंने बताया कि किसान खरीदेगा, या आदिवासी की जमीन है तो आदिवासी ही खरीदेगा। फॉर म्यूटेशन इंतकाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारा जितना भी प्रोसीजर है, अगर ये नहीं है तो ये सारा बेकार हो जाएगा। म्यूटेशन क्या होता है? दाखिल खारिज, इंतकाल, जमीन का इंतकाल रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ता है। देखिए रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस के वहां होती है, तो लोग बाग सोचते हैं कि रजिस्ट्री होने के बाद काम कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट कभी नहीं होता जब तक म्यूटेशन नहीं आपका एंटर हुआ। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड अलग ऑफिस है, तो यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कराना चाहिए, इसकी ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि इसके केस में क्या है, अगर देखिए ये स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक मान लिया ए ने बी को बेची कोई जमीन, बी ने सी को, सी ने डी को, तो इसमें कहीं भी म्यूटेशन एंटर नहीं हुआ। तो ये नहीं है कि अब ये डी सेलर है, ये किसी को बेच रहा है तो यहाँ से म्यूटेशन होगा, नहीं। ए से बी को जाएगा, बी से सी को होगा, सी से डी को, और फिर आगे। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है और एक्सपेंसिव भी है, तो इसलिए लेटेस्ट म्यूटेशन चेक कर लेना चाहिए। तो इसके बाद स्पॉट वेरिफिकेशन और मेजरमेंट। देखिए कई बार क्या होता है, सारा कुछ ठीक होने के बावजूद वहाँ पर जब उसका पोजीशन लेते हैं तो वहाँ पर नियर बाई जो पड़ोसी होते हैं, नेबर होते हैं, वो झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं ये ज़मीन हमारी यहाँ तक है। इसलिए ये सेलर का ड्यूटी है कि उसको स्पॉट वेरिफिकेशन करा के उसका प्रॉपर मेजरमेंट कराए, और उसकी बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप सिमेटेड कराएं, आप वैसे भी पिलर लगा के उसकी बाउंड्री कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना बने। तो ये चीज़ें थी कि जब भी कृषि भूमि खरीदें, लोकेशन वगैरह पिछले वीडियो में मैंने बता दी थी। तो भूमि खरीदने से पहले सेल एग्रीमेंट जो बनता है ये तभी बनाए जब ये चीज़ वेरीफाई हो जाए। तो आई थिंक इट इज़ ओके। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।